आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर करेंगे। क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, इसका कुछ क्वेश्चंस करके हम 3-4 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज फिर से 3-4 क्वेश्चंस उठाएंगे जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक 1 मार्कर करते हैं, फिर 3-4 मार्कर, फिर टाइम अगर परमिट किया फिर हम 4 मार्कर और एक करेंगे, फिर अगर जितना टाइम होगा 16-17 मिनट के वीडियो में उतना क्वेश्चन आज करेंगे। तो अब हम करते हैं पहला 1 मार्कर। तो ये जो 1 मार्कर है, नॉर्मली सारे बच्चों को इसका आंसर्स पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग नहीं बताते हैं, सब टीचर नहीं बताते हैं। आप अगर 2-3 बुक रेफर करके पढ़ोगे तो किसी न किसी बुक से ये मिल सकता है। तो ये 1 मार्कर है क्या? ये 1 मार्कर जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बुक जो लिखे थे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट को जो लेकर आए थे, उनके ऊपर एक 1 मार्कर क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड में पूछ लेते हैं। तो आप पहले जो बंदा ये चीज़ लेकर आया उसका नाम याद रखेंगे। उसका नाम है J.M. केन्स, जय माता दी केन्स। मतलब ये केन्स जो है एक बुक लिखे थे जिससे यूके का इकोनॉमी जो है बच गया था। उनका इकोनॉमी जो है डिफ्लेशन से लड़ रहा था, इकोनॉमी खत्म हो रहा था, लोगों के पास नौकरी नहीं था। तो गवर्नमेंट को ये जो है सजेस्ट किए थे कि अगर लोगों को काम दे दिया जाए, जैसे कि सबको कुछ कुछ पैसा अगर मिल जाएगा तो इकोनॉमी सरवाइव कर जाएगा। कैसे? गवर्नमेंट को बोले कि भाई गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो। तो जब गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा भरेंगे तो लोग ये काम करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। जैसे पैसा मिला उसी पैसे से वो कपड़ा खरीदेंगे, उसी पैसे से खाना खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, बुक्स खरीदेंगे। तो जो सामान उन्हें चाहिए सब खरीदेंगे। तो जो लोग ये सब चीज़ बेच रहे थे, जिनका बिक नहीं रहा था, इंडस्ट्रीज बंद हो रहा था, वो सब चलने लग जाएगा, उन्हें पैसा मिलेगा और इकोनॉमी बच जाएगा। और ऐसे करते हुए इकोनॉमी बच गया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो केन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बुक का नाम जो है कभी कभार बोर्ड में पूछ लेते हैं, तो बच्चों को लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये आता है, नेम द केन्स बुक व्हिच ब्रॉट केनीशियन रिवॉल्यूशन। इस बुक का नाम है द केन्स बुक व्हिच ब्रॉट केनीशियन रिवॉल्यूशन इज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बस ये बुक का नाम याद रखने के लिए तुम्हें 1 मार्क्स दिया जाएगा। कभी कभी पूछ सकते हैं कि ये बुक्स कौन लिखा था, इसलिए हम अपना जय माता दी करके याद रख लेंगे, J.M. केन्स। तो ये 1 मार्कर खत्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि 3/4 मार्क्स का आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डोमेस्टिक टेरिटोरी। पहला चीज हम तो मार्क्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? ये 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। पहला चीज इसका दूसरा नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटोरी क्या है, तब तुम्हें लगेगा कि ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था। तो डोमेस्टिक टेरिटोरी को इकोनॉमिक टेरिटोरी भी बोलते हैं। तो अब ये इकोनॉमिक टेरिटोरी क्या है या डोमेस्टिक टेरिटोरी क्या है, अगर पूछेंगे, पहला चीज़ कितना मार्क्स का पूछेंगे? ये 4 मार्क का आएगा या 3 मार्क का आएगा। तो हम करेंगे 4 पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 4 लाइन लिख लेंगे और 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटोरी, हम डोमेस्टिक इनकम जब डिस्कस किए थे उसमें ये बोले थे कि रेफर्स टू द इनकम व्हिच इज अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो इसीलिए जो इनकम इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंडर कमाया जाता है वो डोमेस्टिक इनकम होता है। तो अब डोमेस्टिक टेरिटोरी जानना जरूरी हो गया। तो पहला पॉइंट ये है, हम ऐसे याद रखेंगे, पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड टेरिटोरियल वाटर्स, PF प्रोविडेंट फंड,
प्रोविडेंट फंड जैसे मिलता है लोगों को, ऐसे हम याद रखेंगे। पीएफ मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब हर कंट्री का लैंड पे एक बाउंड्री है। जैसे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करोगे तो पाकिस्तानी ठोक देंगे, तो उसी तरह इंडिया का जो बाउंड्री है लैंड पे वो है पॉलिटिकल फ्रंटियर। उसी तरह ये चलो लैंड पे क्रॉस नहीं करोगे तो सोचोगे समुंदर से घुसता हूँ पाकिस्तान में, वहाँ भी तुम्हें ठोक देंगे पकड़ के। तो ये TW जो है टेरिटोरियल वाटर, पानी में जो बाउंड्री है। तो जो पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ए कंट्री। एक लाइन हो गया, एक मार्क्स मिल गया। तो अब दूसरा मार्क क्या है? फिशिंग वेसल, बस इतना ही करके इसको सेंटेंस बना देंगे। फिशिंग वेसल क्या है? मछली पकड़ने के लिए जो शिप या बोट यूज करते हैं। तो मछुआरे क्या करते हैं? मछली पकड़ने के लिए आते हैं तो तूफान आ जाती है, साइक्लोन, 100 तरह का साइक्लोन आज तक तो आ चुका है। कतरीना कैफ से लेके जो है सुनामी तक सारे हीरोइन के नाम पे आ जाती है। तो ये जो साइक्लोन आता है इससे दिक्कत क्या होता है, इनको पता नहीं चलता। ये समुंदर में गलती से जो है बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं पानी से। तो पानी का जब बॉर्डर क्रॉस करके सपोज कोई पाकिस्तानी मछुआरा इंडिया में पाया गया, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में, तो उसे छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस डेफिनेशन के हिसाब से एनी फिशिंग वेसल ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर, अगर इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर में मछली पकड़ते वक्त गलती से तूफान में आप क्रॉस कर जाते हो तो यू आर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी। तो इसीलिए उन्हें जो है छोड़ दिया जाता है तहकीकात करके। नहीं तो पहले आतंकवादी सोच के वेरिफिकेशन होता है, तो अगर वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ मछुआरे हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरा मार्क जो है वो आ गया फिशिंग वेसल ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर। तो 2 मार्क हो गया। अब तीसरा मार्क क्या है? एनी एयरक्राफ्ट या शिप ऑपरेटिंग बिटवीन 2 और मोर नेशंस। तो ये क्या है? जैसे इंडियन एयरलाइंस अगर अमेरिका का एयरपोर्ट में खड़ा है, उसके अंदर जो भी डिसीजन होगा वो इंडियन गवर्नमेंट का होगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन बता रहा है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट 2 देश के बीच में मूव करता है तो वो जिस कंट्री का है उसी कंट्री का टेरिटरी के अंडर है, तो उसी कंट्री का रूल एप्लीकेबल होगा। तो वो मोदी जी को जो है प्राइम मिनिस्टर हमारा जो चाहेंगे उस एयरक्राफ्ट के अंडर सब कुछ वही होगा, जबकि वो अमेरिका का एयरपोर्ट में है। तो तीसरा पॉइंट क्या था? एयरक्राफ्ट भी हो सकता है या कोई शिप भी हो सकता है, जाके दूसरे पोर्ट में खड़ा है। तो एनी एयरक्राफ्ट और शिप ऑपरेटिंग बिटवीन 2 और मोर नेशंस। तो 3 मार्क हो गया। चौथा क्या है? एम्बेसी या कंसुलेट्स। कोई भी गवर्नमेंट का एम्बेसी या कंसुलेट्स अगर है, जैसे कि सपोज इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी चाणक्यपुरी में, किसी को अगर कोई मार के मर्डर करके अमेरिकन एम्बेसी के अंदर घुस गया तो हमारा पुलिस जाके उसे तब तक नहीं ला सकते जब तक वो उसे धक्का मार के बाहर ना फेंके। क्यों? क्योंकि इस डेफिनेशन के हिसाब से दे आर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। तो वो तो यूएसए में है, तो ट्रम्प के जो है ऑर्डर के बिना वो कैसे जाके हमारा पुलिस घुस के ले आएगा? तो इसीलिए एम्बेसी जो है, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या गवर्नमेंट ऑफिसेस लोकेटेड अब्रॉड कम विद इन द पर्व्यू ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी में 4 चीज़ें आया है। हर चीज़ जो है आपको 1-1 मार्क दे जाएगा और 4 मार्क का क्वेश्चन हमारा खत्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। ये भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ NFIA बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब फैक्टर इनकम वो इनकम है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
तो ये 4 जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जो ये कमाएंगे वो हो जाएगा फैक्टर इनकम। जैसे कि लैंड कमाया रेंट, लेबर कमाया वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। तो ये सारा जो है ये हो गया फैक्टर इनकम। तो ये जो NFI है इसमें से फैक्टर इनकम तो समझ में आ गया। फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से, फॉरेन से, देश के बाहर से जो कमा कर लेकर आते हैं वो हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि कोई इंडियन अगर उसका होटल है USA में तो उसे रेंट मिला तो ये उसका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। तो उसी तरह कोई अगर इंडियन बाहर जाके नौकरी करके लेकर आता है वो भी वेजेस सैलरी जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया। तो अब फैक्टर इनकम और अब्रॉड तो क्लियर हो गया। अब ये नेट चीज़ क्या है? नेट मतलब जैसे हम जाके बाहर से सपोज 1000 करोड़ इंडियंस कमा के ले आते हैं, उसी तरह यहाँ भी जापानीज, UK, USA का लोग काम करके पैसा लेके अपने घर चले जाते हैं। सपोज वो 800 करोड़ ले गए तो नेट में जो इंडिया का इनकम हुआ वो है 200 करोड़। ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? पता चला हम लाए 1000 करोड़ और वो यहाँ से ले गए 1500 करोड़, तो 500 करोड़ तो वो फालतू ले गए। तो NFI जो है नेगेटिव भी होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। ये तो कंसेप्ट था। तो NFI का कंपोनेंट क्या है? NFI का 3 मार्क है, मतलब 3 कंपोनेंट है। तो ये जो 3 कंपोनेंट है हम एक एक करके तीनों कंपोनेंट हेडिंग लिखने के लिए हाफ मार्क और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी सिंपल इंग्लिश में 1 लाइन लिख दोगे तो मैं हाफ मार्क मिल जाएगा। तो पढ़ाई इतना मुश्किल नहीं है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ेगा तो बहुत ही सिंपल है। उन्हें तो जो है सीधा आंसर चाहिए। जब क्वेश्चन पूछेंगे सीधा मुंह पे मारो, उनके नाक पे लगेगी तो पूरे मार्क्स मिलेगा। आलतू फालतू अगर इधर उधर मारोगे, बॉक्सर को जैसे नहीं मिलता है पॉइंट्स, तो उसी तरह पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो हम करेंगे क्या? हम पहला पॉइंट करते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं इनकम मेथड, जिसमें मैं बताया था कि कोरोना में बहुत लोग जो है RIP, दे आर रेस्टिंग इन पीस। तो अब वही चीज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट जो था वहाँ पे हम पढ़े थे ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या? दिस इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रॉपर्टी में से या एंटरप्रेन्योरशिप में से जो पैसा आता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाता है। तो प्रॉपर्टी अगर लैंड हुआ तो तुम्हें मिलेगा रेंट, अगर पैसा है तो मिलेगा इंटरेस्ट, और एज एन एंटरप्रेन्योर यू विल अर्न प्रॉफिट। तो वही सेम RIP, रेस्ट इन पीस आ गया। तो ये जो है ये बाहर से आ सकता है, अब्रॉड से। उसी तरह कोई फॉरेनर का अगर यहाँ पे होटल है तो वो भी यहाँ से रेंट लेके जा सकता है प्रॉपर्टी का इनकम। तो हम माइनस कर देंगे। सो रेफर्स टू द इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड एंड पेड टू अब्रॉड। तो कुछ नहीं, खाली फ्रॉम -2, दिस इज पेड टू। तो जो आया जो गया माइनस कर दो, यू विल गेट फर्स्ट पॉइंट जो 1 मार्क तुम्हें दे देगा, दैट इज नेट ऑपरेटिंग सरप्लस, और वी कैन से दैट नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हर बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है लेकिन है एक ही चीज। होपफुली ये 1 मार्क समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा मार्क्स को। सेकंड जो है वो है नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, वट एवर मूव फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय वेदर इन कैश और इन काइंड इज रिगार्डेड एज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो मतलब कोई अगर जाके USA में जॉब करके पैसा लेकर आ रहा है, तो सपोज 1000 करोड़ आया इंडिया में, उसी तरह फॉरेनर्स यहाँ से सपोज 800 करोड़ ले गए, तो नेट में जो बचा 200 करोड़ वो है नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो फिर से वही फ्रॉम टू करके कहानी एक सेंटेंस लिख देंगे, रेफर्स टू द कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड पेड टू अब्रॉड।
इसका डिफरेंस जो है दैट इज नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है। तीसरा चीज, थर्ड, दिस इज योर नेट रिटेन्ड अर्निंग बाय रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड। तो ये वाला चीज जो है ये अलग आया। तो नेट रिटेन्ड अर्निंग मतलब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट इज द अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो वो रख कर बैठ गए, जिसे कॉमर्स के अकाउंट्स बच्चे रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो ये जो रिजर्व है क्या होता है, जैसे सपोज मैं कमाता हूँ कुछ 1000 रुपया, अगर कमाऊंगा मैं 20 रुपया बचाऊंगा, क्यों? कल को अगर बीमार पड़ गया तो, टू मीट द फ्यूचर कंटीजेंसीज, कल के मुसीबत के लिए। उसी तरह कंपनी जो कमाता है, जो अर्निंग होता है, तो अर्निंग आ गया समझ में, प्रॉफिट द रिटेन, वो रिटेन करते हैं। और कौन? कंपनी। कौन सा कंपनी? रेसिडेंट कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी जो फॉरेन में ऑपरेट कर रहे हैं, अब्रॉड में, अपना प्रॉफिट का हिस्सा जो वो रख कर बैठ गए एज रिजर्व टू मीट द फ्यूचर कंटीजेंसीज, कि फ्यूचर में दिक्कत होगा तो वही पैसे से बचेंगे वो। तो वो जो है अगर कुछ दिक्कत नहीं हुआ तो वो वापस इंडिया आ जाएगा, तो वो भी इंडिया का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आ गया, क्योंकि प्रॉफिट तो इधर हम ले चुके थे, जो प्रॉफिट वो रिटेन करके बैठ गए, रिटेन अर्निंग, वो इधर आ गया। तो नेट लगा है, जैसे इंडियन कंपनी बाहर रिटेन करते हैं उसी तरह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, फॉरेन कंपनी यहाँ पे वो भी रिटेन करते हैं। तो अगेन फ्रॉम -2 एक लाइन लिख के ये खत्म कर देंगे, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करते करते चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो अब इस वीडियो को स्प्रेड करना तुम लोगों का काम है, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये फ़ायदा मिल सके, उनका जो है पढ़ाई से जो डर है, जो मुसीबत है, वो हम दूर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के साथ इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हम मदद कर सकें। थैंक यू।